बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं खुशखबरी के साथ कि MTH 202 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव पार्ट इसका हम लेके आए हैं और इसमें 110 MCQs 110 MCQs होंगे इंशाल्लाह ताला और सबको कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करने का क्या मकसद होता है कि अगर क्वेश्चन पेपर में थोड़ी सी कोई चेंजिंग भी आ जाए क्वेश्चन में, मीन्स के उसकी रकम जो है वो चेंज हो जाए या कोई इस तरह का सीन हो जाए, तो आप उसको करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट का पता होता है। हम इस तरह नहीं करते कि ठीक है वीडियो चल गई है बस स्टूडेंट खुद ही उस चीज़ को देखे, कोई पता नहीं कि आंसर कैसे आ रहा है, किस तरह आ रहा है। तो हम लोगों ने हर जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है 100 का, जो MTH 100 का हम अपलोड कर चुके हैं, उसका सब्जेक्टिव पार्ट भी आएगा इंशाल्लाह ताला, वो भी रेडी है। MTH 202 का ये हम अपलोड करने लगे हैं और MTH 202 का जो सब्जेक्टिव पार्ट है इंशाल्लाह ताला वो भी अनकरीब आपको मिल जाएगा। उसके अलावा MTH 101 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट दोनों रेडी है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द पेपर से पहले आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिज़िक्स की भी हम प्रिपरेशन वीडियोस बनाएंगे और एक आध और सब्जेक्ट होगा इंशाल्लाह ताला, उसकी भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि कोई भी पार्ट इसका जो है वो फिजूल नहीं है। तो आप हर चीज़ को समझ के इंशाल्लाह ताला पेपर में जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट की आप ऑब्जेक्टिव वीडियो देख रहे हैं, ये लाजमी है कि आपने सब्जेक्टिव वीडियो भी देखनी है, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई अगर खुदा न खास्ता कॉन्सेप्ट रह जाए तो वो हम सब्जेक्टिव में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों वीडियोस ही कंपलसरी हैं इंशाल्लाह ताला। ये दोनों वीडियोस हो गई तो आपको पेपर में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो ये है कि आपका काम ये है कि वीडियो को पूरा देखना और देखकर फिर दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। ठीक है, नॉलेज जो है वो आपने अपने तक नहीं रखना बल्कि दूसरों में ज़रूर आपने शेयर करनी है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएँ। दूसरा, जिन स्टूडेंट ने अभी तक जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। यही चीज़ हमारी मोटिवेशन होती है। इसी तरह से हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी आपको क्वालिटी लेक्चर्स और क्वालिटी प्रिपरेशन वीडियोस इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। इंशाल्लाह ताला पेपर में आप जो है वो एक्सीलेंट परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि इफ़ P इज़ इक्वल टू इट इज़ रेनिंग। अगर P स्टेटमेंट हमारे पास है कि इट इज़ रेनिंग और Q स्टेटमेंट है कि शी विल गो टू कॉलेज। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं P और Q। एक है इट इज़ रेनिंग और दूसरी है शी विल गो टू स्कूल। तो इट इज़ रेनिंग एंड शी विल नॉट गो टू कॉलेज। तो हमने इसको, ये जो स्टेटमेंट हमें अब दे दी है कि इट इज़ रेनिंग एंड शी विल नॉट गो टू कॉलेज, विल बी डिनोटेड बाई। हम इसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? ठीक है, यानी कि हम इसको सिंबल्स में किस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि इट इज़ रेनिंग एंड शी विल नॉट गो टू कॉलेज। इट इज़ रेनिंग की जगह तो पी सिंपल आ जाएगा, क्योंकि इट इज़ रेनिंग की जगह पे हम पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी आ गया। एंड जो होता है उसको हम इस तरह उल्टा करके लिखते हैं, ये एंड का सिंबल है, ये और का सिंबल है। अगर यहाँ पे एंड हो तो फिर हम ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे, अगर और हो तो हम ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। शी विल नॉट गो टू कॉलेज। अब हमें जो क्यू स्टेटमेंट दी थी वो हमें सिर्फ शी विल गो टू कॉलेज दी थी, लेकिन यहाँ पे नॉट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि क्यू की हम नेगेशन कर देंगे, यानी क्यू के साथ ये नेगेशन का साइन है ये। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट में नॉट लगा देता है, जो चीज़ हमें पॉजिटिव दी गई होती है हम उसको नेगेटिव बना देते हैं। तो ये देखें, नेगेशन क्यों हमने जब की तो शी विल नॉट गो टू कॉलेज, ये देखें। अब जो हमने स्टेटमेंट हमें रिक्वायर है उसमें हमने नॉट लगाया हुआ है। इट इज़ रेनिंग की जगह पे पी आ गया, एंड की जगह पे एंड आ गया। शी विल नॉट गो टू कॉलेज, तो शी विल नॉट की जगह पे नेगेशन आ गया और बाकी क्यू स्टेटमेंट वैसे ही आ गई। तो पी एंड नेगेशन क्यू हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इन अ डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ अ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन देयर शुड बी। ठीक है, जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है, जो ग्राफ थ्योरी हमने पढ़ी है इस सब्जेक्ट के लास्ट पे, उसमें जो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ना, उसमें कोई भी लूप नहीं होता। इररिफ्लेक्सिव लूप का क्या मतलब है कि कोई एलिमेंट अपने ही आप पर रिलेट कर रहा हो, यानी कि A, अगर रिलेशन में मौजूद हो तो उसका मतलब ये है कि A जो है वो अपने आप पे मैप कर रहा है, तो A पे लूप बन गया। ठीक है, तो
अगर रिलेशन हमारा इररिफ्लेक्सिव है तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी ना, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है उसमें हमारे पास ये ए कोमा ए तरह के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, यानी कि ए ही पहले हो बाद में भी ए हो, तो उस वजह से फिर लूप बन जाता है। लेकिन यहाँ पे इररिफ्लेक्सिव है, इररिफ्लेक्सिव में इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं आता, तो इस वजह से इसके किसी भी पॉइंट पर लूप नहीं बनेगा। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के किसी भी पॉइंट पर लूप नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास ए कोमा ए बी कोमा बी इस तरह के एलिमेंट्स नहीं होते, और जब इस तरह के एलिमेंट्स नहीं होंगे तो लूप नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट एफ इज डिफाइंड रिकर्सिवली। तो ये हमारे पास एक रिकर्सिव डिफाइंड फंक्शन है। तो हमने ये देखें कि एफ ऑफ 0 जो है वो हमें 3 दे दिया गया है, एफ ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 2fn प्लस 2। ये हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन की डेफिनेशन है। ये हमारे पास जो एफ n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन की डेफिनेशन है। हमें एक चीज़ ये गिवन दे दी गई है, तो हमने एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखें कि हम एफ ऑफ 1 अगर फाइंड करेंगे तो एफ ऑफ 2 हम फाइंड कर सकते हैं। तो एफ ऑफ 1 के लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। तो 0 पुट किया तो ये एफ ऑफ 1 बन गया। ये देखें, इसका वैसे आंसर 18 आएगा, क्योंकि हमने एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, तो उसका आंसर हमारे पास 18 आएगा। मैं अब आपको ये बताता हूँ कि 18 कैसे आएगा। ये देखें, n की वैल्यू हमने 0 पुट की, जब 0 की तो ये एफ ऑफ 1 बन गया, ये इज इक्वल टू 2, यहाँ पे एफ ऑफ 0 n की जगह पे प्लस 2 आ गया। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो यहाँ पे 3 पुट किया, तो ये 3 2 बार 6 प्लस 2, तो ये हमारे पास 6 प्लस 2 8 आ गया। ये एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एफ ऑफ 2 हमने फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ 2 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर देंगे। 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 एफ ऑफ 2 बन गया। तो ये देखें, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे n की जगह पे 1, ठीक है। जो भी आपने वैल्यू पुट करनी है ना, वो रिकर्सिव फंक्शन की जो मेन डेफिनेशन है ना, उसमें पुट करनी है। 0 भी यहाँ पे पुट करना है n की जगह पे, और 1 भी यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 आ जाएगा, 2 वैसे ही आ गया, प्लस 2, ये सारी स्टेटमेंट हमारे पास बन गई। तो 2 की जगह पे 2 आ गया, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमने 8 फाइंड की, वो लिखे, प्लस 2 वैसे ही आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 18 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 1 थी, ये मैं यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि ये इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि एन इंटीजर n इज प्राइम। एक इंटीजर n जो है वो कब प्राइम होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर n जो है वो ग्रेटर देन 1। मैं आपको ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 1 जो होता है वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, एक वो अपने आप पे डिवाइड होते हैं और दूसरा 1 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा वो अपने आप पर डिवाइड होते हैं। ये प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है। और याद रखना है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, 1 से बड़ा जो 2 होता है, 2 सबसे पहला प्राइम नंबर होता है, ठीक है। इसीलिए ये n ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, यानी कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो ग्रेटर देन 1 होते हैं, तो सबसे पहला प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स r एंड s इफ n इज इक्वल टू rs देन। तो देखेंगे ये हमें एक कंडीशन दे दी गई है, और हमने r और s की वैल्यू बतानी है कि जिसके लिए हमारा जो n है वो प्राइम नंबर बन जाए। तो ये देखें, n की वैल्यू, एक तो हमें जो कंडीशन दिया है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ये हमने याद रखा हुआ है। अब हमने r और s की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि ये ग्रेटर देन 1 भी बन जाए n, और दूसरा प्राइम नंबर भी रहे। तो n की तो यहाँ पे s की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें और r की वैल्यू 1 पुट करें, तो ये देखें 2 इंटू 1, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 2 जो है वो 1 से भी बड़ा है और प्राइम नंबर भी है। तो इसका मतलब ये है कि r की वैल्यू 1 हम रख सकते हैं, रखेंगे, और s की वैल्यू हम 2 रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 27 एंड 72, ठीक है। हमने 27 और 72 का GCD फाइंड आउट करना है, जिसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। ये इस तरह से लिख के भी आ सकता है, 27 इंटू 72 GCD। आपको बोलेंगे कि GCD फाइंड करें 27 और 72 का, तो इसका आंसर 9 आता है। 9 अब कैसे आता है मैं ये आपको बता दूं, जो बड़ी कीमत होगी उसको आपने अंदर रखना है और छोटी पे डिवाइड कर देना है। तो ये देखें, इसका आंसर 2 पे जाएगा तो 54, नीचे 18 बच गया। अब जो 18 बचा हुआ है ना, अब आपने ये वाली रकम जो है अंदर रख लेनी है और जो बचा है उस पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो 27 को 18 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर आया, तो 18 आ गया, नीचे 9 बच गया। अब
जो ये वाली रकम थी इसको अंदर रख के 9 पे डिवाइड करना है। ये आपने प्रोसेस करते जाना है। सेम जीसीडी का हर जीसीडी के लिए यही फार्मूला रहेगा, आपने यही तरतीब रखनी है। अब आपने 18 को अंदर रखना है और 9 पे डिवाइड कर देना है। तो 9 2 18, 9 2 बार 18, ठीक है। तो जब ये आखिर पे आके ख़त्म हो जाएगा, जब पे आपका रिमाइंडर 0 बच जाएगा, तो जिस पे आपने लास्ट पे डिवाइड किया होगा वो आपका जीसीडी होगा 2 नंबर्स का। अब देखें कि यहाँ पे आके 0 हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा, तो ये जिस पे आपने लास्ट पे डिवाइड किया था वो आपका क्या होगा, जीसीडी होगा। तो इसका आंसर 9 हो गया। सिंपल आपने क्या करना है, बड़ी रकम को अंदर रख के छोटी पे डिवाइड करते जाना है। जो नीचे बचा फिर आपने ये वाली रकम को उठा के अंदर रखना है, फिर जो बचा हुआ है उस पर डिवाइड करना है, और जहाँ पे जाके 0 बच जाएगा तो 0 के किस पे आपने डिवाइड करके 0 लिया, 9 पे डिवाइड करके, तो 9 इसका जीसीडी होगा। यही तरतीब आपने हर एक के लिए रखनी है। इफ़ वन इवेंट कैन अक्कर इन एन वन वेज, वो कह रहा है कि अगर सॉरी, अगर कोई इवेंट जो है वो अक्कर करे n1 वेज, यानी कि कोई भी इवेंट है अगर वो n1 डिफरेंट वेज में वकूफ़ पज़ीर हो सकता है, अक्कर कर सकता है, एंड इफ़ फॉर ईच ऑफ दीज n1 वेज ए सेकंड इवेंट कैन अक्कर इन n2 वेज, और अगर वो कहता है कि इन n1 वेज में से हर एक जो है वो n2 वेज में दोबारा अक्कर कर सकता है। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा समझना है कि अगर कोई इवेंट n1 वेज में अक्कर कर सकता है और फिर हर n1 वेज में से हर इवेंट जो है वो n2 वेज में भी अक्कर कर सकता है, तो देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच बोथ इवेंट्स अक्कर इज, तो आपने टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास वेज होंगे वो बताने हैं कि कितने वेज में ये इवेंट जो है, कितने तरीक़ों से ये इवेंट जो है वो अक्कर कर सकता है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इसको बोलते हैं हम लोग, ये उसकी भी डेफिनेशन है। ये आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये किसकी डेफिनेशन है, तो आपने बताना है कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि अगर यहाँ पे दरमियान में एंड आ जाए तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, n1 और n2 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इतने वेज में कोई इवेंट अक्कर कर सकता है। ठीक है, आपने याद रखना है कि अगर यहाँ पे एंड आ जाए, n1 और n2 के दरमियान एंड आ जाए तो फिर आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। एक और इसका हमारे पास केस बन सकता है प्लस वाला, जिसमें आप n1 और n2 को ऐड करेंगे, वो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। तो उसमें क्या होगा, एंड की जगह पे और आएगा जिसको ओ आर या आइदर आएगा। ठीक है, अगर ये दो अल्फाज आए तो आपने n1 और n2 को ऐड कर देना है, यानी कि उसका आंसर n1 प्लस n2 वेज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड कम्बिनेशन। ये दो टॉपिक्स जो हैं वो हमारे पास बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, कम्बिनेशन और परमुटेशन। ठीक है, आपने याद रखना है कि जिसमें हम ऑर्डर को कंसिडर नहीं करते, जिसमें हम ऑर्डर को अहमियत नहीं देते, वो हमारे पास कम्बिनेशन का प्रॉब्लम होगा, वो क्वेश्चन हमारे पास कम्बिनेशन का होगा। और जिसमें हम ऑर्डर को मैटर करते हैं, ऑर्डर को कंसीडर करते हैं, तो वो हमारे पास परमुटेशन का क्वेश्चन होगा। अगर इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ए बी सी, हमारे पास 3 लेटर हैं, तो इसमें जो बी ए सी होगा ये दोनों बराबर नहीं होंगे। इसमें ऑर्डर को हम देखेंगे, ऑर्डर को हम लाजमी देखेंगे। इसको हम ए बी सी और बी ए सी को सिंगल चीज़ काउंट नहीं करेंगे, बल्कि दो अलग-अलग परमुटेशंस काउंट करेंगे अगर हम परमुटेशन की बात कर रहे हैं। और अगर हमारे पास ए सी और सी ए आ जाए, ए सी और सी ए आ जाए, ये तो दोनों बराबर है, और ये हो जाएगा कम्बिनेशन। इसको हम सिंगल काउंट करेंगे, यानी ए सी और सी ए, इसको हम सिंगल काउंट करेंगे। इसमें हम ऑर्डर को मैटर नहीं करते, ए सी और सी ए दोनों बराबर है, ऑर्डर नहीं मैटर किया, ऑर्डर नहीं मैटर किया तो कम्बिनेशन हो गया। तो इसको हम सिंगल काउंट करेंगे, 1 कम्बिनेशन काउंट करेंगे, इसको हम 2 परमुटेशन काउंट करेंगे जब हम ऑर्डर को मैटर। ये देखें यहाँ पे ए बी सी की तरतीब और है, यहाँ पे तरतीब और है, तो इसको हम 1 काउंट करेंगे, इसको भी 1 काउंट करेंगे। ये 1 1 2 परमुटेशन है, 2 परमुटेशन, और ये एक सिंगल कम्बिनेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्डर को मैटर नहीं करते हम कम्बिनेशन में। ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारा। ए प्रोसीजर दैट यील्ड्स अ गिवन सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड, तो इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट आएगा इसका आंसर। ये प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि चांस कितना है, किसी इवेंट के अक्कर होने का चांस कितना है। तो हम कोई भी इवेंट जो है वो कैसे मेजर करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करके करते हैं। ठीक है, ये उसी की ये वो प्रोसीजर होता है, एक्सपेरिमेंट वो प्रोसीजर होता है जिससे हम इवेंट फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी टास्क करते हैं, क्वाइन से, सिक्के से कोई टास्क करते हैं, तो वहाँ से हमें इवेंट मिल सकता है ना, जैसे कि हेड मिल जाए या टेल मिल जाए। ठीक है,
तो वो इवेंट होते हैं, तो वो उस प्रोसीजर को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। या फिर जो लूडो का दाना फेंकते हैं उसमें हमें 1 2 3 4 6 मिल सकता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि उससे हमें इवेंट्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत ही अहम क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, अक्सर हमें भी पेपर में आया था कि जब दो लूडो के दाने, आपने लूडो तो खेली होगी ना, जब दो लूडो के दाने हम इकट्ठे फेंकते हैं तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स आ सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या दाने हमें आ सकते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं कि हमें 6-2 आया है, 4-2 आया है, 3-2 आया है, तो उसमें जो सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है, जो इवेंट्स का सेट होता है, जो पॉसिबल इवेंट्स हमें, पॉसिबल आउटकम्स हमारे एक्सपेरिमेंट के आ सकते हैं। जब हमने फ़र्ज़ करें कि लूडो का दाना फेंकते हैं तो उसका जो आउटकम होगा, यानी कि हमें दाने कितने आ सकते हैं, उसका जो हम सेट बना लेते हैं उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो हमें आउटकम्स मिल सकते हैं उसका जो हम सेट बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास उसने क्या क्वेश्चन किया कि अगर हम दो लूडो के दाने फेंकते हैं तो हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि हमें डबल सिक्स की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। यानी कि डबल सिक्स के आने के कितने परसेंट चांस हैं, क्या चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस फाइंड आउट करना है ना, तो हमने वही चीज़ फाइंड आउट करनी है कि डबल सिक्स आने के कितने चांसेस हैं, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम दो डाइस, जब हम दो दाने फेंकते हैं तो उससे जो सैंपल स्पेस बनती है ना, वो बहुत ट्रिकी है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि आपने दो लूडो के दाने फेंके हैं तो उससे जो सैंपल स्पेस बनती है वो हमें लिख के दिखाएं, ये हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखें, एस हमारे पास क्या होगा, एस को सैंपल स्पेस कहते हैं। या तो दोनों पे 1-1, जिसको हम काना काना बोलते हैं, ठीक है, 1-1 भी आ सकता है, 1-2 भी आ सकता है। आपने क्या करना है, पहले 1 को 1 2 3 4 5 6 तक लेके जाना है, फिर 2 को आपने 1 2 3 4 5 6 तक लेके जाना है, फिर 3 को आपने 1 2 3 4 5 6 तक लेके जाना है। इसी तरह चलते 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 आपने 6 को 1 2 3 4 5 6 तक लेके जाना है। और हमने ये जो नंबर है डबल सिक्स, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी नंबर की, किसी भी इवेंट की हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम बटे में लिख लेते हैं, जो कि 36 हैं, ठीक है। ठीक है, टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसको हमने क्या करना है, बटे में लिख लेना है। तो ये आप अगर काउंट करें ना तो ये 36 बनते हैं ये सारे। तो ये देखें, टोटल को हमने नीचे 36 लिख लिया, और इसकी तादाद कितनी है, ये सिर्फ 1 है। डबल सिक्स पूरे सेट में डबल सिक्स 1 एक दफ़ा आ रहा है ना, एक दफ़ा डबल सिक्स, तो उसी की तो हमने फाइंड आउट करनी है। इसको ऊपर लिख लेना है, टोटल को नीचे। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लें, वरना ऐसा ही आंसर हमारे पास होगा। तो देखेंगे ये हमारे पास आंसर 1/36 आ गया। ये टोटल 36 है। ये आपने सैंपल स्पेस बनाना नहीं भूलना, ठीक है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। और डबल सिक्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जिसकी हमने फाइंड आउट करनी है उसके कितने नंबर हैं। ये तो सिर्फ एक ही नंबर है ना, 6,6 एक ही सेट है, यहाँ पर हमारे एक ही ऑर्डर पेयर है। इसके अगर 2 होते तो ऊपर हम 2 लिख लेते, अगर 3 होते तो 3 लिख लेते, नीचे हमने टोटल लिख देना होता है। तो ये हमारे पास 1/36 आ गया, क्योंकि अभी 6,6 एक दफ़ा ही है। अब हमारे पास है कि इफ़ अ फेयर डाई इज थ्रोन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर अपीयर। अब हमने 2 दाने नहीं फेंके लूडो के, बल्कि एक दाना फेंका है लूडो का, तो वहाँ पे जो हमारे पास सैंपल स्पेस होगा वो तो आप सबको पता है कि क्या क्या हमारे पास आउटकम आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 से ऊपर तो नहीं आ सकता ना लूडो में। तो देखें कि हमारी जो सैंपल स्पेस होगी वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। अब हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्राइम नंबर की फाइंड करनी है। तो इसमें प्राइम नंबर आपको मैंने बताया है 2 से स्टार्ट होते हैं, और ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं, वो होते हैं 2 3 5। यानी कि 1 के अलावा और उनके अपने अलावा कोई भी फैक्टर ना हो। 2 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 3 5 इसमें 3 प्राइम नंबर हैं। तो देखें कि टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल को हमने नीचे लिख लिया, और जो फाइंड करने हैं वो 3 है, 1 2 3 उनको हमने ऊपर लिख लिया। तो इसका आंसर कट कर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए कोमा बी कोमा सी, ए बी एंड सी आर 3 इवेंट्स देन। तो इनके जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपने ये भी याद रखना है कि अगर हमारे पास ए बी और सी 3 इवेंट्स है, तो हमने अगर उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। सबसे पहले आपने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये पी ऑफ ए लिख दिया, फिर बी की
पी ऑफ बी लिख दिया, फिर सी की पी ऑफ सी लिख दिया। इन तीनों को आपने ऐड कर लेना है, ठीक है, इन तीनों को आपने ऐड कर लेना है। फिर आपने क्या करना है कि जो ए और बी में कॉमन नंबर होंगे उनको आपने उनकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देना है। ए यानी कि ए कॉमन हम किस में फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन में करते हैं ना, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, फिर ए इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, फिर बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, और एंड पे आपने ये जो ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। ये एक फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे के नंबर्स दे के आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने नहीं भूलना, ये फार्मूला मैंने थोड़ी सी ट्रिक बता दिया कैसे याद रखना है, ये आपने याद रखना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं बनता, तो इन तीन पेयर्स को आपने प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है द हैमिल्टोनियन सर्किट फॉर फॉलोइंग ग्राफ इज। हैमिल्टोनियन सर्किट कौन सा होता है कि आपने ग्राफ के एक सिरे से स्टार्ट किया, उसको ट्रेस करना, और अगर आप वापस उसी पॉइंट पर आ गए जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था, तो वो एक हैमिल्टोनियन सर्किट होगा। तो देखें कि हमने इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक बी तक गए, फिर डी तक गए, डी से बल्कि ए से लेकर बी तक गए, बी से हमने सी लेके आए, ठीक है, सी पर लेके आए, सी से हमने दोबारा डी पे लेके गए, ठीक है, फिर ई पे लेके गए, फिर एफ पे ले गए, ठीक है, यहाँ से जी पे लेके गए, ठीक है, और यहाँ से फिर हम एच पे ले गए, और एच से हम वापस ए पे लेके गए, ठीक है। यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच और दोबारा ए पे चले गए, ए से स्टार्ट किया था और लास्ट पे ए पे दोबारा चले गए, तो ये पाथ हमारा एक हैमिल्टोनियन सर्किट बनता है। देखें कि हमने ग्राफ का कोई भी पॉइंट छोड़ा भी नहीं है और किसी को मतलब कि छोड़ा भी नहीं है और दोबारा उसी पॉइंट पर चले गए हैं, तो ये हमारे पास जो पाथ होगा वो एक हैमिल्टोनियन सर्किट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है चेंजिंग रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इन इट्स कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जब हम किसी कॉलम या मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें, आप रोज़ को भी कॉलम में चेंज कर सकते हैं और कॉलम्स को रोज़ में भी चेंज कर सकते हैं, तो दोनों को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ए सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ दैट कंटेन्स एवरी वर्टेक्स ऑफ जी एंड इज अ ट्री इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। तो अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, ग्राफ क्या होता है कि ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कनेक्शन शो करता है विद एजेस, ठीक है। हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमने उनके दरमियान कोई कनेक्शन शो करना है कि ए का बी के साथ क्या कनेक्शन है, बी का सी के साथ कनेक्शन क्या है, तो वो कनेक्शन हम एजेस के ज़रिए शो करते हैं, तो उस मैथमेटिकल जो फिगर होती है उसको हम ग्राफ बोलते हैं। एक ऐसी मैथमेटिकल फिगर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कनेक्शन को शो करे उसको हम ग्राफ बोलते हैं। ये एक एमसीक्यूज़ है, ये भी आपने याद रखना है। ग्राफ की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। और सब ग्राफ क्या होता है, सब ग्राफ उसकी ग्राफ की एक शाख होती है। तो हमने क्या करना है कि एक ग्राफ है, उसकी एक सब ग्राफ यानी कि उसकी एक शाख ली है, और अगर वो हर उसका वर्टेक्स क्या होता है, ये जो पॉइंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये ए बी सी ये वर्टेक्स हैं, और ये जो लाइंस हैं जिनके ज़रिए ये आपस में कनेक्ट हैं उनको हम एजेस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सब ग्राफ किसी ग्राफ का उसके तमाम वर्टेक्स को कंटेन करे और वो ट्री भी हो, ठीक है, वो ट्री भी हो हमारे पास, तो वो क्या होगा, वो एक स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। आप देखेंगे ये हमारे पास ये ए बी सी एक ग्राफ था, तो ये हमने ए बी सी, ठीक है। आपने याद रखना है कि जो स्पैनिंग ट्री होता है उसमें एक एज कम होता है, ठीक है। वर्टेक्स उतने ही होते हैं लेकिन एज एक कम होता है। आप देखेंगे इसमें 3 एजेस हैं, इसमें 2 एजेस हैं लेकिन वर्टेक्स 3 है, इसमें भी 2 एजेस हैं लेकिन वर्टेक्स 3 है, तो ये इसका स्पैनिंग ट्री होगा। स्पैनिंग ट्री में वर्टेक्स सेम होते हैं लेकिन एजेस की तादाद एक कम होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है स्पैनिंग ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ ए ट्री हैज़ 8 वर्सेस देन इट हैज़ 7 एजेस, कि अगर किसी ट्री जो है वो उसके 8 वर्टेक्स हैं तो उसके एजेस की तादाद कितनी होगी, 7 होगी, एक कम हो जाएगा, ठीक है।
8 में से एक को माइनस कर देंगे तो वो एजेस की तादाद हो जाएगी हमारे पास। ए डैश इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ विद नो साइकिल, ये ट्री की डेफिनेशन है, ठीक है। जो हमारे पास ग्राफ होता है ना वो कनेक्टेड भी हो सकता है, डिसकनेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। उसमें साइकिल्स भी हो सकते हैं और साइकिल्स नहीं भी हो सकते, लेकिन जो ट्री होता है ना, ट्री एक स्पेशल किस्म का ग्राफ होता है जो कि कनेक्टेड होता है हमेशा और उसमें साइकिल कोई नहीं होता। ये ट्री की डेफिनेशन है, ये भी पेपर में आ सकती है। कंप्लीट ग्राफ इज प्लेनर इफ एंड ओनली इफ अगर n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो इसका क्या मतलब है, कंप्लीट ग्राफ जो है वो प्लेनर कब होगा, जब वो किसी भी जो ग्राफ है उसके किसी भी एज को क्रॉस ना करे। ये देखें, अब ये हमारे पास हमने इस तरह करके, ये इस तरह, ठीक है, इस तरह करके, इसमें कोई भी जो एज है उसने दूसरे एज को क्रॉस नहीं किया। लेकिन ये वाला देखें, ये एक प्लेनर ग्राफ है और ये कब होगा, जब n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 होगी, ठीक है। कोई भी कंप्लीट ग्राफ प्लेनर कब होगा, जबकि n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 होगी। ये ग्राफ जो है वो ये प्लेनर नहीं है, क्योंकि इसमें देखें कि ये हमारे पास यहाँ से ये जो एजेस हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो जो कंप्लीट ग्राफ होता है, प्लेनर ग्राफ होता है, उसमें एजेस क्रॉस नहीं होते, ठीक है। आपने याद रखना है, ठीक है। ये हमारा एक कंप्लीट ग्राफ है, प्लेनर है, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एन इंटीजर n इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर सम इंटीजर k इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। कोई भी इंटीजर n जो है हम उसको परफेक्ट स्क्वायर कब कहेंगे, जब हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। जब हमने इसको इस तरह लिख लिया तो जारी बात है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, n इज इक्वल टू के स्क्वायर। यानी कि किसी भी इंटीजर k के लिए अगर हम n को इस तरह लिख लें, n इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर हम k की वैल्यू 3 लें, तो अगर हम n को 3 के स्क्वायर में लिख लें तो इसका मतलब ये है कि n हमारा एक कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 3 ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड बाइट्स बी चूजन इफ द फर्स्ट लेटर मस्ट बी बी। ये हमारे पास एक वर्ड है बाइट्स, BYTES। इसमें टोटल वर्ड लेटर्स हैं 5 और इसमें एक कंडीशन है कि हमने बी को हमेशा पहला लेटर ही रखना है, ठीक है। जब हमने देखें कि इसमें ऑर्डर को हम मैटर कर रहे हैं कि बी जो है, बी पहला लेटर ही होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको ऑर्डर में को मैटर किया, तो ये परमुटेशन का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि हमने 3 लेटर्स को कितने वेज में हम चूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने 3 लेटर्स के पेयर्स बनाने हैं, तो हमने बताना है कि वो कितने वेज में बन सकते हैं अगर बी उसका पहला लेटर हो। अब देखें कि पहला लेटर हमने फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो टोटल में से भी निकल गया। तो हमने क्या इसके लिए NPR होता है, परमुटेशन के लिए जो हमारे पास नोटेशन होती है वो NPR होती है। N का मतलब है टोटल लेटर और R हमने जितने उसमें से सिलेक्ट करने हैं। अब देखें कि वैसे तो ये 5 हैं, लेकिन B को हमने फिक्स कर दिया, B हमेशा पहली पोजीशन पे रहेगा, तो टोटल में से भी एक कम हो गया हमारा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और हमने 3 सिलेक्ट करने हैं, तो 3 में से हमने B को तो पहले ही सिलेक्ट कर दिया, उसकी जगह हमने फर्स्ट फिक्स कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फिर टोटल हमने 2 लेटर फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि बी पहला लेटर तो हमने फिक्स कर दिया, वो टोटल में से भी निकल गया और जो हमने चूज़ करने हैं उसमें से भी निकल गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4p2 फाइंड आउट करेंगे। उसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर होल फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ऊपर 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो देखेंगे 4 का फैक्टोरियल को हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और नीचे 2 का फैक्टोरियल, तो उसका आंसर हमारे पास 2 इंटू 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 ये सारा कट जाएगा, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। यानी कि हम 12 वेज में उसको कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल ये होता है कि अगर 6 का फैक्टोरियल है ना, तो इसको आपने उल्टा लिखना शुरू कर देना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, ठीक है। इसी तरह 7 है तो आपने 7 से पीछे की तरफ ज़रब देनी शुरू कर देनी है। 8 है तो 8 से आपने पीछे की तरफ ज़रब देनी शुरू कर देनी है। अगर आप कहीं पे रोकना चाहते हैं, यानी कि आप 6 का फैक्टोरियल है और आपको रिक्वायर्ड है 3 का फैक्टोरियल, तो आप वहाँ पे रोक सकते हैं। ये देखें, इसको आप रोक सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू
4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 3 पे आपने आके अगर रोकना है तो लास्ट पे फैक्टोरियल लगा दें तो यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। ये मैं आपको अगली क्वेश्चन में बता दूंगा कि इसको रोकना कैसे है, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ जीरो फैक्टोरियल। ये आपने याद रखना है कि जीरो फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है। जीरो की वैल्यू फैक्टोरियल की और 1 की भी 1 के बराबर होती है, दोनों की 1 के बराबर होती है, ठीक है। इफ द ऑर्डर डज नॉट मैटर एंड रेपिटेशन इज अलाउड देन टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग के सैंपल फ्रॉम एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज। अगर वो कहता है कि हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता तो जाहिर बात है ये कम्बिनेशन का प्रॉब्लम होगा। और रेपिटेशन भी अगर हमने अलाउ कर दी है तो अगर हमने n एलिमेंट्स में से k की सिलेक्शन करनी है तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा, ये फार्मूला होगा n+1 माइनस के n-1। तो इसको आप कम्बिनेशन में इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। NCR, जिस तरह NCR लिखते हैं ना, तो n की जगह पे ये ऊपर वाली चीज़ आती है और r की जगह पे ये नीचे वाली। इसको लिखने के 2-3 तरीके हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी सॉरी इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके ठीक हैं। और तीसरा तरीका ये है NCR, n ये ऊपर वाली रकम, यहाँ पे n की जगह पे n+1 -1 आ जाएगा और r की जगह पे n-1 आ जाएगा। तो ये तीनों तरीके पेपर में आ सकते हैं, आपने तीनों से फेमिलियर होना है, ठीक है। ये भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि 200 हमारे पास लोग हैं जिनमें से 150 या टेनिस खेलते हैं या स्नोकर खेलते हैं या फिर दोनों खेलते हैं। 150 ऐसे बंदे हैं या वो स्नोकर खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं या फिर दोनों गेम में खेलते हैं। इफ़ 25 प्ले टेनिस एंड 60 प्ले टेनिस एंड स्नोकर, अगर 85 लोग जो हैं वो सिर्फ टेनिस खेलते हैं और 60 लोग जो हैं वो सिर्फ टेनिस और स्नोकर दोनों चीज़ें खेलते हैं, तो आपने बताना है कि हाउ मैनी प्ले स्नोकर, ठीक है। कंडीशन ये है कि आपने ये करना है कि सिंपल 85 में 60 को प्लस कर देना है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 125 आई थिंक बनेगा। ये हो जाएगा 8 6 12 14 145 बनेगा। 85 को 60 में आपने प्लस कर लेना है क्योंकि ये वो लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं, ठीक है, जो टेनिस खेलते हैं। 85 और 145 दोनों को 60 85 को जमा किया, 145 आ गया। अब इसमें से आपने वो बंदे 30 लेने हैं जो टेनिस खेलते हैं, ठीक है। वो बंदे आपने इनमें मज़ीद ऐड कर देने हैं जो टेनिस खेलते हैं। 60 में से वो 30 बंदे हैं तो 85 60 145 और 30 इसमें से हमने वो बंदे ले लिए जो टेनिस खेलते हैं, तो हमारे पास 175 बन जाएगा। तो 200 में से 175 हमने माइनस किया तो 25 वो लोग होंगे जो सिर्फ स्नूकर खेलते हैं और टेनिस वगैरह कुछ नहीं खेलते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट। तो n/5 हमारे पास अगर 7 के बराबर है तो n की वैल्यू हमने कितनी रखनी है, 35 रखेंगे। 35 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लूडो का एक दाना फेंकते हैं तो उसकी जो सैंपल स्पेस बनती है या 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई नंबर आ सकता है, तो सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट बने। टोटल को हम नीचे लिख सकते हैं और 5 कितनी दफ़ा आ सकता है, 5 एक दफ़ा आ सकता है ना, तो 5 एक दफ़ा आएगा तो इसको हम ऊपर लिख लेंगे। तो 1/6 यानी कि कोई लूडो का दाना आप फेंकते हैं तो उसकी जो 5 दाने आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं वो हमने नीचे लिख लिए और 5 को हमने फाइंड आउट करना है। वो हमने 5 की 1 सिर्फ सिंगल एक दफ़ा ही 5 आ सकता है, इसको हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है। A rule that assigns a numerical value to each outcome in a sample space is called random variable। ये random variable की डेफिनेशन है और ये एक फंक्शन होता है या रूल होता है, फंक्शन को ही हम रूल बोलते हैं। तो ये हमें रूल होता है जो कि सेट एस यानी कि सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स को हमारे पास रियल नंबर्स पे मैप करता है। जिस तरह के फ़र्ज़ करें अगर हम जो है वो कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें जो हमारे पास सैंपल स्पेस बनती है वो हेड या टेल होती है। 2 एलिमेंट्स होते हैं, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है सैंपल स्पेस में। तो जो हेड है वो भी 1 आ सकता है, तो 1 एक रियल नंबर है। टेल जो है वो भी 1 है तो वो भी एक रियल नंबर है। तो ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल जो है वो ये काम करता है। इफ़ अ ग्राफ हैज़ एनी वर्टेक्स ऑफ डिग्री 3 देन इट डज़ नॉट हैव आइलर सर्किट। कोई भी जो ग्राफ है वो आइलर सर्किट कब कंटेन करेगा, जब उसकी डिग्री इवन होगी। और डिग्री वाला
जो ग्राफ होगा वो कभी भी आइलर सर्किट को कंटेन नहीं करेगा। तो ये डिग्री 3 है तो ये आइलर सर्किट को कंटेन नहीं करेगा। तो आपने याद रखना है द वैल्यू ऑफ n कम्बिनेशन n इज़, तो देखें कि अगर आपके पास ऊपर भी 2 आ जाए नीचे भी 2 आ जाए, ऊपर भी 3 आ जाए नीचे भी 3, ऊपर नीचे दोनों सेम आ जाएँ तो उसकी वैल्यू आपने याद रखना है 1 होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 5 और 11। देखें कि वो कहता है कि 2 दाने हमने फेंके हैं लूडो के, तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 5 या 11 हमारे पास कितनी दफ़ा आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, ठीक है। 5 और 11 यानी कि आप 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो 5 बन जाए या 11 बन जाए, ठीक है। जिस तरह 2 और 3 अगर आ गए तो वो 5 बन गया ना, 3 और 2 आ गए वो भी 5 बन गया, 5 और 6 आ गया तो वो 11 बन गया, 6 और 5 आ गया तो वो भी 11 बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस तरह के कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं। 6 हमारे पास ऐसे हैं कि जिनको ऐड करें तो या 11 बनता है या 5 बनता है, तो टोटल हमारे पास 36 आते हैं ना। जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो 36 आता है। और हमारे पास ऐसे नंबर्स कितने हैं जिनको ऐड करने से 11 या 5 बनता है, वो 6 हैं। यानी कि जिस तरह के ये देखें 2 3 3 2 3 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारे पास 5 6 6 5, ठीक है। ये हमारे पास और 3 3 एक और होगा, ठीक है। 3 3 हमारे पास एक और होगा, बल्कि ये हमारे पास 4 1, ठीक है। 4 1 हमारे पास आ गया और 1 4 आ गया, ठीक है। ये देखें अब 1 4 को जमा किया तो 5 आया, 4 1 को जमा किया तो 5 आया, 2 3 को 5, 3 2 को 5, 5 6 को 11, 6 5 को 11। अब कितने ये हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 बने टोटल। टोटल 36 थे और ये हमारे पास 6 बने, तो 6/36 किसके बराबर, 1/6 के बराबर। ए डाई इज रोल्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4। कहता है कि एक लूडो का दाना हमने फेंका तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 4 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 4 से बड़े नंबर कितने होते हैं, 5 और 6 होता है ना, सिर्फ 2 नंबर्स हैं, टोटल 6 होते हैं। 6 को नीचे लिख लिया और ये 2 नंबर हैं तो 2 को ऊपर, तो ये हमारे पास 1/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी वर्टिसेस विल द ग्राफ हैव इफ इट कंटेन्स 16 एजेस एंड ऑल ऑफ डिग्री 2। वो कह रहा है कि हमने नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं अगर किसी ग्राफ में 16 एजेस हो और हर एज की जो डिग्री है वो 2 हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक हैंड शेकिंग लेमा होता है जिससे हम ये वर्टिसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कहता है कि सम ऑफ ऑल वर्टेक्स डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। ये हमारे पास उस लेमा की स्टेटमेंट है कि यानी सम ऑफ ऑल वर्टेक्स डिग्री किसके बराबर होनी चाहिए, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। तो ये देखें 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 16। और अगर हम सब की डिग्री को 16, हमारे पास एजेस थे ना 16, तो उन सब की डिग्री हर एक की 2 थी, तो 16 की डिग्री अगर 2 हो तो सबको ऐड करें तो वो 32 बनता है। यानी कि आपने 16 को 2 दफ़ा 32 से ज़रब देनी है, 16 को 2 से तो 32 आएगा। यानी कि दोनों की हमारे पास जो ऐड करने के बाद हमारे पास आएगी वो 32 आएगी। तो यहाँ से हम n की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने 16 की जगह पे n ले लिया, ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो n हमारे पास यहाँ से 2n बराबर आ जाएगा 32 के, तो n की वैल्यू यहाँ पे 16 आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्टेक्स बनेंगे वो हमारे पास कितने बनेंगे, 16 बनेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इन द गिवन ग्राफ वर्टेक्स सी हैज़ डिग्री 3। ये देखें ये हमारा सी पॉइंट है, सी वर्टेक्स है, तो इसमें से कितने एजेस निकल रहे हैं, 1 2 3, तो इसकी डिग्री जो है वो 3 हो जाएगी, तो इसकी डिग्री 3 के बराबर। नेक्स्ट है कि इफ़ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन। म्यूचुअली डिसजॉइंट क्या होते हैं, ऐसे सेट्स होते हैं जिनका अगर आप इंटरसेक्शन लें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, यानी दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो अलग-अलग हैं, कोई भी उनमें एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। तो ए और बी अगर 2 डिसजॉइंट सेट्स हैं तो उनकी जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी होगी, सिंपल आपने क्या करना है, ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपने सिंपल से तरीके से, अगर वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की जो है वो पी ऑफ ए
इंटू पी ऑफ बी के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी जो इवेंट्स हैं वो डिपेंडेंट हैं, यानी कि वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि यानी अगर ए इवेंट होगा तो बी इवेंट होगा, और अगर बी इवेंट होगा तो फिर ही ए इवेंट होगा। इसका मतलब होता है डिपेंडेंट इवेंट जो एक दूसरे पे मुनहसर होते हैं, डिपेंड करते हैं, उनको हम डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। और वो कब हमें पता चलेगा, जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर नहीं होगी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के अगर बराबर नहीं होगी, तो हम बोल देंगे कि ये दोनों इवेंट्स ए और बी जो हैं वो डिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के दो मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कब हमारे पास फिट होंगे। हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं, वो उसी वक्त में कर सकते हैं जब पहला जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम्स की तादाद दूसरे में रोज़ की तादाद के बराबर हो। यानी कि अगर ए में कॉलम्स की तादाद 3 है तो बी में हमारे पास जो कॉलम्स की तादाद रोज़ की तादाद होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। ए में कॉलम्स की तादाद, बी में रोज़ की तादाद दोनों बराबर होगी, तो हम बोल देंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए फिट मैट्रिक्स हैं, हम उनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ए वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इन अ ट्री इज़ कॉल्ड अ टर्मिनल वर्टेक्स। अगर हमारे पास कोई जो वर्टेक्स है उसकी डिग्री 1 है, यानी कि उसके पास सिर्फ एक ही हमारे पास एज निकल रहा है, तो हम बोल देंगे कि ये ट्री का टर्मिनल वर्टेक्स है। यहाँ पे इसके बाद ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगा। टर्मिनल वर्टेक्स यानी कि लास्ट वाला जो हमारे पास वर्टेक्स होगा, अब उसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है। एनी टू स्पैनिंग ट्रीज फॉर अ ग्राफ मस्ट कंटेन सेम नंबर ऑफ एजेस। तो मैंने आपको जो पीछे एक सब ग्राफ वाला दिखाया था जिसमें ए बी सी 3 वर्टेक्स थे और उसके 2 स्पैनिंग ट्री लिए थे हमने, तो आपने देखा होगा उसमें जो नंबर ऑफ एजेस थे, ठीक है, जो ग्राफ था उसके नंबर ऑफ एजेस 3 थे, जो उसके सब ग्राफ जिसको हमने स्पैनिंग ट्रीज बोला था उसमें जो सब ग्राफ्स थे, जो स्पैनिंग ट्रीज थे उसमें नंबर ऑफ एजेस दोनों में सेम थे। तो आपने याद रखना है कि कोई भी 2 स्पैनिंग ट्री अगर आप लेते हैं किसी एक ग्राफ के, तो उनमें जो नंबर ऑफ एजेस होंगे वो बराबर होंगे दोनों में। नेक्स्ट हमारे पास है द पार्ट ऑफ डेफिनेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्शन। ये हमारे पास रिकर्शन प्रोसेस जो है उसकी डेफिनेशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि वो जो फंक्शन होता है उसको हम उसी के छोटे छोटे वर्जन में डिफाइन कर देते हैं। जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में या 3 में जो रिकर्शन वाला एक फंक्शन था जिसमें f(1) और f(2) फाइंड करना था वो करके दिखाया था, तो हमने उस फंक्शन को ही छोटे छोटे वर्जन्स में डिफाइन किया था। उस प्रोसेस को हम रिकर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एन इंटीजर एन इज ऑड फॉर सम इंटीजर के इफ एंड ओनली इफ। तो आपने याद रखना है कि जो इंटीजर ऑड होंगे उनकी डेफिनेशन होती है n इज इक्वल टू 2k+1। अगर कोई नंबर इस किस्म का हो तो उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। ये ऑड नंबर की डेफिनेशन भी है, ठीक है। और जो इवन नंबर्स होते हैं उनके लिए n जो है वो 2k के बराबर होता है, ये +1 नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर होते हैं 1 3 इस तरह, ठीक है, 1 3 5 7। तो जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू हम लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर से। आप फर्ज करें यहाँ से हमने k की वैल्यू से 1 लिया, इसमें पुट किया तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा। तो 3 एक ऑड नंबर है, तो इस डेफिनेशन में अगर आप 1 लें तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा यहाँ पे, तो n हमारा एक इवन नंबर बन जाएगा। तो ये इवन नंबर और ऑड नंबर की डेफिनेशन थी। द मेथड ऑफ लूप इनवेरिएंट इज यूज टू प्रूव the correctness of loop with respect to certain pre and post conditions। ठीक है, जो लूप इनवेरिएंट का मेथड होता है वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम लूप की करेक्टनेस को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री और पोस्ट कंडीशंस। नेक्स्ट हमारे पास 2 कंसेप्ट हैं जिनको हम फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शंस बोलते हैं। ये थोड़ा सा समझ लें, ये भी लाजमी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये देखें, ये जिसके ये नीचे की तरफ कट होंगे ना उसको हम फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। ये अब फ्लोर फंक्शन है। तो फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन होते हैं इंटीजर्स के लिए। आपने याद रखना है कि ये फ्लोर और सीलिंग फंक्शन इंटीजर्स के लिए होते हैं। जिसकी ये इस तरह ऊपर की तरफ कट हो उनको हम बोलते हैं सीलिंग फंक्शन, क्योंकि इनका ऊपर की तरफ है। सीलिंग हम छत को बोलते हैं, तो ये देखें इनकी छत ऊपर की तरफ है। फ्लोर नीचे की तरफ होते हैं, तो ये हम फ्लोर इनको बोलते हैं, ठीक है। तो हमने फ्लोर और सीलिंग फंक्शन कैलकुलेट करने हैं। तो देखें कि जब आपके पास फ्लोर फंक्शन हो, आपने याद रखना है, अब ये केसेस आपने याद रखने हैं, 2-3 केसेस जो हैं याद रखने हैं। ये सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास फ्लोर फंक्शन है और इसके अंदर एक नेगेटिव नंबर है। इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। ये देखें -1.01,
-1.01। तो जब भी आपने फ्लोर फंक्शन देखना है तो -1 से जो इमीजिएट छोटा इंटीजर होगा वो आपने लिख देना है। और आपने याद रखना है कि जो माइनस नंबर्स होते हैं उसमें जितना बड़ा कोई नंबर होगा वो उतना ही छोटा नंबर होता है। फ़र्ज़ करें आपने किसी के 2 रुपये देने हैं और मैंने किसी के 5 रुपये देने हैं, तो आप मुझसे बड़े हो गए क्योंकि आपने थोड़े पैसे देने हैं, मैंने ज़्यादा किसी का कर्जा देना है। तो जितना छोटा नंबर माइनस में होगा वो उतना ही बड़ा नंबर होगा, ठीक है, माइनस में, ठीक है, उल्ट हो जाता है क्योंकि माइनस का मतलब ही उल्ट होता है। तो आपने देखें कि फ्लोर फंक्शन में जो इमीडिएट हमारे पास जो छोटा नंबर होगा वो हमने लिख देना है। तो -1.01 जो इमीडिएट इंटीजर लिखना है, आपने याद रखना है कि इंटीजर कंप्लीट नंबर्स होते हैं, उसमें डेसिमल नहीं होते। तो ये देखें -1.01 अगर होता है तो आपने -2 इसका आंसर लिख देना है। अगर -2.01 होता तो उसको आपने -3 लिखना था। अगर -4.01 होता है तो यहाँ पे -5 लिखना था। तो इस तरह ये देखें। अब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर के लिए जो हमारे पास होता है, नेगेटिव नंबर के लिए फ्लोर फंक्शन। अब ये देखें, ये नेगेटिव नंबर है अंदर और फ्लोर फंक्शन है। अब आपने क्या करना है, ये देख लें, ये आपने लिख देना है -3 इसको लिख देना है, ठीक है। ये देखें, जिस तरह के ये -1.01 था तो इससे आगे वाला जो इंटीजर होगा, ठीक है, इससे जो आगे वाला इंटीजर होगा ये देख लें, ये फ्लोर फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखें -1.01 था तो इससे आगे वाला जो कंप्लीट इंटीजर होगा वो -2 होगा, तो ये लिख दिया। अब -2.3 था तो इससे आगे वाला जो कंप्लीट है वो -3 है। अगर हमारे पास फ्लोर फंक्शन में पॉजिटिव नंबर आ जाता है तो पॉजिटिव नंबर के लिए आपने बिल्कुल पीछे वाला नंबर लिख देना है, ठीक है, बिल्कुल पीछे वाला। 3.7 है तो आपने 3 लिख देना है, 4.7 है तो आपने 4 लिख देना है, 5.1 है तो आपने 5 लिख देना है, ठीक है। ये हमारे पास फ्लोर फंक्शन है। और अगर सीलिंग फंक्शन की बात करें, सीलिंग फंक्शन का मतलब होता है कि जब पॉजिटिव नंबर हो तो आपने उससे बड़ा लिख लेना है। ये देखें 3.7 था तो हमने पॉजिटिव नंबर में 4 लिख दिया, ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे अंदर 3.7 था तो हमने सीलिंग फंक्शन के लिए 4 लिख दिया। अब माइनस की अगर बात करें तो माइनस में आपने जो बिल्कुल उससे छोटा है अगला नंबर, छोटा नंबर, ये देखें, ये सीलिंग फंक्शन है और अंदर माइनस है और -2.3 है तो आपने इसको कम करके -2 लिख देना है, यानी कि इससे बड़ा नंबर -2.3 जो है वो बड़ा नंबर उससे कौन सा होगा, -2 होगा, क्योंकि किसी के आपने अगर 2.3 रुपये देने हैं और दूसरे ने 2 देने हैं तो 2 वाला आपसे बड़ा होगा क्योंकि उसने कम देने हैं, ठीक है। ये उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आ गई होगी। ये थोड़े से रूल्स हैं 2-3, ये आपने सिर्फ इसके लिए याद रखने हैं। द वर्ड डैश रेफर्स टू स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर परफॉर्मिंग सेम एक्शन। एल्गोरिदम की डेफिनेशन है, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है कि ये एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। जिस तरह के अगर हमने चाय बनानी है तो चाय में हमने पानी लेना है, पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है, ये सारे स्टेप्स जो हैं ये एल्गोरिदम है चाय बनाने का, ठीक है। इफ़ आर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन जीसीडी ऑफ r, 0 इज इक्वल टू, अगर हमारे पास r कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, यहाँ पे किसी भी r की बात कर रहे हैं और उसके साथ अगर 0 आ जाता है तो आपने उसका जो जीसीडी लिखना है वो r ही आ जाएगा। r बशर्त ये कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अगर उसके साथ कोई 0 आ जाता है तो उसका जीसीडी r ही आ जाएगा। ये देखें इसके एग्जांपल के, अगर 12,0 हुआ आपके पास तो इसका जीसीडी 12 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि द वैल्यू ऑफ n-1 फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल किसके बराबर होगी। ये देखें, मैं ऊपर वाले फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने लगा हूँ, इसको एक एक कम करते जाएं। ये देखें n-1 फैक्टोरियल था तो n-1 वैसे लिख लिया, इसमें से एक कम कर दिया तो ये n आ गया, फिर एक बढ़ा दिया। जब आपने माइनस वाले नंबर से जाना है तो एक कम कर देना है। ये देखें, हमने n-1 लिखा था तो हमने अगला नंबर n लिख दिया, फिर उससे अगला नंबर अब पॉजिटिव हो जाएगा तो हम n+1 पे जाके इसको एंड कर देंगे, रोक देंगे, क्योंकि हमें नीचे n+1 फैक्टोरियल चाहिए। तो n+1 के साथ फैक्टोरियल लगाया तो ये n+1 फैक्टोरियल कट गए आपस में दोनों और आंसर हमारा n × n-1 आ गया। तो ये फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ पे हम चाहें उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रोक सकते हैं। तो हमें यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट थी तो हमने ऊपर पहले n-1 पहला नंबर वैसे ही आ जाता है, फिर एक कम करना। अगर
आपने एक ऐड करते जाना होता है। इसका तरीका ये होता है कि अगर n-1 का फैक्टोरियल है ना, तो इसको आपने खोलना है, तो इसको आपने ऐड करते जाना है। ये देखें, n-1 में +1 किया तो ये कट गया, तो आंसर n आ गया। फिर आपने ऐड करना है तो n+1 आ जाएगा, ठीक है। फिर n+2 आ जाएगा, इस तरह चलते जाएं। तो हमने n+1 फैक्टोरियल तक ख़त्म कर दिया और ये दोनों कट गए और ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम आ गए हैं, तो हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से स्टडी कर दिया है। तो अब थोड़ा सा मैं स्पीड को तेज़ करूँगा, थोड़ा सा, लेकिन समझाता जाऊँगा आपको। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो नहीं आपने स्किप करनी कोई भी, ठीक है। थोड़ा सा अभी पार्ट नहीं स्किप करना। तो चलते हैं। टू फाइंड द नंबर अनऑर्डर्ड पार्टीशंस वी हैव टू काउंट द ऑर्डर्ड। तो इसका आंसर ऑर्डर्ड होगा। जब हमने अनऑर्डर्ड पार्टीशंस का नंबर फाइंड करना है, तो हम जो ऑर्डर्ड पार्टीशंस होती हैं उनको काउंट करते हैं और उनको डिवाइड कर देते हैं किसी सूटेबल नंबर से, ताकि जो ऑर्डर है वो पार्टीशन का वो अरेज हो जाए, ठीक है। सिंपल हमने क्या करना है कि जब भी हमने ऑर्डर्ड पार्टीशंस को काउंट करना है, तो हम सबसे अनऑर्डर्ड पार्टीशंस का नंबर फाइंड करना है। तो अनऑर्डर्ड पार्टीशंस के नंबर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऑर्डर्ड पार्टीशंस को काउंट करेंगे और उसको किसी सूटेबल नंबर से डिवाइड करके हम अनऑर्डर्ड पार्टीशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि द वैल्यू ऑफ एक्स सीलिंग फंक्शन फॉर एक्स इज इक्वल टू -2.01। तो आप x की वैल्यू इसमें रखें, तो ये हमारे पास सीलिंग फंक्शन में हम बिल्कुल इससे जो बड़ा नंबर इमीडिएट बड़ा इंटीजर होगा वो लिखते हैं। तो -2.01 से जो माइनस में बड़ा नंबर होता है वो -2 होता है, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 3-4 नंबर और लेकर प्रैक्टिस करें इसको। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ए और बी जो हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं कि अगर दोनों जो हैं वो एक दूसरे पे मुनहसर नहीं है, यानी कि ए के अक्कर होने का कोई भी बी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ए और बी दोनों अलग-अलग अक्कर हो रहे हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारे पास होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ क्लोज्ड वाक इज द वाक दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स। तो क्लोज्ड वाक ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो ऐसा ग्राफ होता है जब क्लोज्ड वाक, वाक का क्या मतलब है, ग्राफ के इर्द गिर्द हमने चक्कर लगाना होता है, उसको वाक बोलते हैं, एक टर्म है, ठीक है। तो क्लोज्ड वाक वो होती है जब हम किसी सेम वर्टेक्स से स्टार्ट करके उसी वर्टेक्स पे वापस आ जाएं, तो वो एक क्लोज्ड वाक हो जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है ए सिंपल ग्राफ दैट डज नॉट हैव एनी लूप। वो कौन सा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी लूप ना हो, उसको हम सिंपल ग्राफ बोलते हैं। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है कि जब अगर हमारे पास ए इवेंट जो है वो बी पे डिपेंड करे, यानी ए के वकूफ़ पज़ीर होने के लिए बी की कोई कंडीशन रिक्वायर्ड हो हमें, तो उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो उसका फार्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ऑफ बी। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी कि ए तब होगा जब बी होगा, ठीक है। ए इवेंट तब होगा जब बी इवेंट होगा, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज इवन। जब भी आप किसी दो ऑड इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा। इसकी एग्जांपल है 3 + 5। ये दोनों ऑड इंटीजर हैं, लेकिन इसका आंसर हमारे पास 8 आ रहा है, जो कि इवन इंटीजर है। नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन बनेंगे कि द सीक्वेंस 1 की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 3 की पावर 3 प्लस सो ऑन अप टू n की पावर 3, इसका फार्मूला क्या होता है। ये हमारे पास, अगर आपके पास n इंटीजर्स हैं और आपने n नेचुरल नंबर, ये फार्मूलाज, सारे फार्मूलाज नेचुरल नंबर्स के लिए होते हैं कि अगर आपके पास 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर है और आपने उनके क्यूब्स को स्क्वायर करना है, उनके क्यूब्स को स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके उनको ऐड करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। अगर आपने उनके स्क्वायर्स को, यहाँ पे अगर क्यूब की जगह पे स्क्वायर होता तो उनके लिए ये फार्मूला होगा, और अगर ना स्क्वायर होता ना क्यूब होता, सिंपल 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n तक होते, तो n × n + 1/2 फार्मूला इस्तेमाल। तो ये 3 MCQs हमारे बन सकते हैं। तो आपने ये इन तीनों फार्मूलाज को याद रखना है। क्यूब के लिए ये फार्मूला, अगर यहाँ पे स्क्वायर होते हैं तो ये फार्मूला, अगर सिंपल 1 + 2 + 3 होता तो ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज नॉट एन इवन इंटीजर व्हेन। तो वो क्या पूछ रहा है कि दो इंटीजर का सम
इवन इंटीजर कब नहीं होगा, दो इंटीजर को हम ऐड करें तो हमें इवन इंटीजर कब नहीं मिलता, वो तब नहीं मिलता जब हमारे पास एक इवन हो और दूसरा ऑड हो। जब आप एक इवन और एक ऑड को जमा करते हैं तो हमें इवन इंटीजर नहीं मिलता। ये देखें 2 + 3 को हम ऐड करें तो हमें ऑड इंटीजर मिलता है, इवन इंटीजर नहीं मिलता। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड ऑड इंटीजर इज इवन नंबर। ठीक है, 2 और 3 हम ऑड नंबर ले रहे हैं, 2 इवन नंबर है, सॉरी 2 इवन नंबर है और 3 ऑड नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो एक इवन नंबर होगा, तो 6 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है ए प्रेडिकेट डैश बिकम्स व्हेन इट्स वेरिएबल गिव स्पेसिफिक वैल्यू। एक प्रेडिकेट जो है वो स्टेटमेंट बन जाती है जब हम उसका जो वेरिएबल है उसको कोई वैल्यू दे दें। प्रेडिकेट क्या होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जो हमारे पास जिसके बारे में हम ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते। स्टेटमेंट हमारे पास एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसके बारे में हम ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं। जिस तरह के हमारे पास हो सकता है कि पाकिस्तान एक मुल्क है, तो ये एक स्टेटमेंट है क्योंकि इसके ट्रू या फॉल्स को हम साबित कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रेडिकेट होता है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स है। जिस तरह देखेंगे ये हमारे पास जिस तरह मैथमेटिकल सेंटेंस जो है कि x ग्रेटर देन 3, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब तक हमें x के बारे में ना पता हो, तो ये एक प्रेडिकेट है। तो जब हम x को कोई ख़ास वैल्यू दे देंगे तो हमें हमारे पास ये एक स्टेटमेंट बन जाएगी। तो यही चीज़ उसने पूछा है कि जब इसका जो वेरिएबल x है इसको हम एक स्पेशल वैल्यू जैसा कि 4, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख दें तो 4 ग्रेटर देन 3, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये एक स्टेटमेंट बन जाती है, ये एक ट्रू मैथमेटिकल सेंटेंस है, तो वो हमारे पास एक स्टेटमेंट बन जाता है। प्रेडिकेट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ये प्रेडिकेट है। और जब x की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो 4 ग्रेटर देन 3, ये एक स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है, इफ़ द guard g and the loop invariant k are both true for an integer k greater than or equal to 0 before an iteration of the loop, then k + 1 is true। अगर आपने याद रखना है कि अगर k लूप इन्वेरिएंट k को इस्तेमाल करके आपने किसी भी इंटीजर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए आपने स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर दिया है तो k + 1 भी ट्रू होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स मस्ट बी एन इर्रेशनल नंबर। तो ये गलत स्टेटमेंट है। किसी भी दो इर्रेशनल नंबर्स का सम जो है वो हमेशा इर्रेशनल नंबर नहीं होता। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये देखें 2 स्क्वायर रूट और -2 स्क्वायर रूट, ये दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो जब हम इनको ऐड करें तो हमारे पास 0 बनता है, तो 0 बन गया, तो 0 तो एक हमारे पास रैशनल नंबर है। तो देखें कि हमने इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर दिया, यानी कि जब भी हम दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें हमेशा इर्रेशनल नंबर नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी रैशनल नंबर भी मिल जाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डिवीजन एल्गोरिदम। तो डिवीजन एल्गोरिदम के लिए क्या होता है कि एक नंबर दूसरे नंबर को कब डिवाइड करता है उसकी एक कंडीशन होती है जिसको डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। तो देखें इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ए जो है बी को कब डिवाइड करेगा। ये जो सीधी लाइन होती है ये डिवाइड की होती है, यानी कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है। तो अगर आप बी को इस तरह लिख लें, बी को आप अगर ए के प्लस आर, आर यहाँ पे रिमाइंडर है, ठीक है, के कोई इंटीजर है और ए जो है ए यहाँ पे ये वाला नंबर है। ठीक है, कि अगर आप ये नीचे वाला बी नंबर जो है अगर आप इसको इस तरह लिख लें तो हम बोलेंगे कि जो ए है वो बी को डिवाइड कर रहा है, ये डिवीजन एल्गोरिदम है। तो इसकी मिसाल देखेंगे, अगर फ़र्ज़ करें 17 है तो 17 जो है अगर 5 जो है 5 17 को अगर हम लिखेंगे 5 17 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 17 को हम 17 इस तरफ लिख लें, बी 17 बी की जगह पे 17 है तो 17 को इस तरफ लिख लें, ए की जगह पे 5 है तो 5 लिख लिया, के यहाँ पे हमने 3 लिया और रिमाइंडर फिर 2 आ जाएगा। ये देखें अब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। 17 इज इक्वल टू 5 3 बार 15 प्लस 2 और 2 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि ए नॉन जीरो इंटीजर डी डिवाइड्स एन इंटीजर एन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच दैट। तो ये भी वही है कि एक डी जो है वो एन को डिवाइड कब करेगा। ये सॉरी इस तरह नहीं लिखना आपने, ये आपने डी डिवाइड्स एन ये सिंबल लिखनी है आपने, ये ट्रू सिंबल है। ठीक है, ये वाली सिंबल और इस सिंबल दोनों में फ़र्क है। ठीक है, ये डिवाइड का सिंबल है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो डी जो है वो एन को कब डिवाइड करेगा, जब आप एन को इस शक्ल में लिख सकें, एन इज इक्वल टू डी के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डी जो है
वो ये वाला नंबर है और n नीचे वाला नंबर है, और k कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो k जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द प्रेडिकेट डिस्क्राइबिंग द फाइनल स्टेट इज कॉल्ड पोस्ट कंडीशन ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, वो प्रेडिकेट, वो अलजेब्रिक मैथमेटिकल सेंटेंस जो कि फाइनल स्टेट को किसी एल्गोरिदम की को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम पोस्ट कंडीशन बोलते हैं। फाइनल का मतलब पोस्ट, फाइनल का मतलब भी आखिर वाली और पोस्ट का मतलब भी आखिर वाली होता है। ठीक है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर इज इनफाइनाइट सेट। बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी फाइनाइट सेट नहीं है। 2 3 5 7 11 13 17 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, और जो प्राइम नंबर्स का सेट है वो इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक चलता है। ठीक है, द सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर। अगर आप किसी रैशनल और इरैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास एक इरैशनल नंबर ही आएगा। तो ये देखेंगे 2 स्क्वायर रूट प्लस 1 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये इसी तरह का नंबर रहेगा। तो जो हमारे पास, अब 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड करें तो वो 1 पॉइंट कुछ आएगी, उसमें अगर प्लस 1 ऐड करेंगे तो वो 2 पॉइंट कुछ आ जाएगी। तो वो एक हमारे पास हमेशा इरैशनल नंबर ही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर 4 का स्क्वायर रूट जो है वो इरैशनल नंबर, ये आपने थोड़ी सी, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि आपने ये नहीं समझना कि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के नीचे है तो वो प्राइम नंबर इरैशनल नंबर बन जाएगा। नहीं, इरैशनल नंबर कब बनेगा, जब स्क्वायर रूट के नीचे कोई प्राइम नंबर होगा। जिस तरह के 2 3 5 7 11 13, अगर इस तरह के नंबर स्क्वायर रूट के नीचे आप मिलते हैं तो वो आपके नंबर इरैशनल नंबर होंगे, अदरवाइज नहीं। अगर कोई नंबर पूरा पूरा स्क्वायर है, जिस तरह आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर रूट से कट गया तो आंसर आपका 2 आ गया। तो 2 तो एक रैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 एक रैशनल नंबर है, ना कि इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर तब होगा जब स्क्वायर रूट के नीचे p या कोई प्राइम नंबर आएगा, 2 5 7 11 इस तरह के नंबर। नेक्स्ट है कि द रैशनल नंबर 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ 2 रैशनल इरैशनल नंबर। यहाँ पे इरैशनल नंबर्स लिख लें, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरैशनल नंबर है। आपने बताना है कि जो रैशनल नंबर 2 हमारे पास हमें मिलता है वो किन 2 इरैशनल नंबर्स को ज़रब दे के हमें 2 मिलता है। तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ज़रब दें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो आंसर हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन द डिवीजन एल्गोरिदम आर स्टैंड्स फॉर। डिवीजन एल्गोरिदम में जो आर था वो मैंने आपको बताया था कि वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द सम ऑफ दिस एंड दिस इज, इस दोनों का सम 12 के बराबर है। ये देखें 6 - 7 स्क्वायर रूट प्लस 6 + 7 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट ये वाली दोनों टर्म्स आपस में काट गए, 6 + 6 12 आ गया। ठीक है, ये सिंपल एडिशन आप कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 2। अगर किसी भी 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो वो 2 से डिविजिबल होंगे, 2 उनको डिवाइड करेगा, तो ये ट्रू है। अगर फ़र्ज़ करें हम 3 और 4 को ले लें, 3 और 4 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है आंसर। तो 12 जो है वो डिविजिबल है 2 से डिविजिबल हो सकता है 12। इसी तरह अगर आप 5 और 6 ले लें, 5 और 6 को ज़रब दें तो ये हमारे पास क्या बनता है, 30 बनता है। तो 30 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। द लास्ट स्टेप ऑफ डिस्क्राइबिंग एल्गोरिदम फार्मली इज एन एंड स्टेटमेंट। किसी भी एल्गोरिदम को जो लास्ट पे हम एल्गोरिदम का जो लास्ट स्टेप डिस्क्राइब करते हैं वो एक एंड स्टेटमेंट होती है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि एल्गोरिदम का ये लास्ट स्टेप है और यहाँ पे एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। ठीक है, ए स्टूडेंट इज़ टू आंसर 5 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन एन एग्जाम, फाइंड द नंबर दैट कैन चूज द क्वेश्चन। एक स्टूडेंट ने 9 क्वेश्चन में से 5 का आंसर देना है, वो कितने वेज में इसका आंसर दे सकता है। तो इसमें कोई भी जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये कम्बिनेशन का हमारे पास है। तो कम्बिनेशन के लिए हम NCR इस्तेमाल करते हैं। n की वैल्यू टोटल क्वेश्चन 9 है, तो 9 आ गया। सिलेक्ट उसने कितने करने हैं, 5, तो ये NC5 आ गया। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है हमारे पास n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल बटा n - r का फैक्टोरियल। ये आपने फार्मूला कम्बिनेशन के लिए, परमुटेशन का मैंने बता दिया था। परमुटेशन का होता है n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, ये चीज़ नहीं होती। कम्बिनेशन के फार्मूले में r फैक्टोरियल एक इजाफी टर्म आती है, वो आपने याद रखनी है। ठीक है, तो देखेंगे NC5 किसके बराबर आ गया, 9, n का फैक्टोरियल 9 आ गया
आर का फैक्टोरियल, आर की वैल्यू यहाँ पे 5 थी तो 5 का फैक्टोरियल आ गया, एन माइनस आर यानी कि 9 में से 5 निकाल ले तो 4 आया, 4 का फैक्टोरियल आ गया। अब 9 के फैक्टोरियल को आप 5 के फैक्टोरियल तक ले जाएं, 9 8 7 6 और 5 के फैक्टोरियल पे जाके बंद कर दें तो 5 का फैक्टोरियल नीचे वाले 5 के फैक्टोरियल से कट जाएगा। 4 का फैक्टोरियल को हम 4 3 2 1 लिख सकते हैं। ऊपर ज़रब दी तो 30 24 आया, नीचे 4 3 2 हमारे पास 24 बना, तो ये 126 तरीक़ों से वो उनके आंसर दे सकता है। तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 और 27 का जीसीडी फाइंड करना है, तो ये तो हमारे पास 9 ही आ जाएगा क्योंकि ये एक ही दफ़ा डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो लास्ट पे हमने 9 पे ही डिवाइड किया है तो 9 आंसर इसका जीसीडी आ जाएगा। तो अगर हमारे पास 0 P 0 हो यानी कि परमुटेशन ऑफ 0 और 0, तो उसका आंसर 1 होता है, आपने याद रखना है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं P 0, और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के कम्बिनेशन ऑफ n कॉमा के इज इक्वल टू के फैक्टोरियल पी एन के। तो आपने ये रिलेशन है परमुटेशन और कम्बिनेशन के दरमियान, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट कैसे है कि ये के का फैक्टोरियल जो है वो परमुटेशन के साथ नहीं आएगा बल्कि कम्बिनेशन के साथ आएगा। तो ये देखें मैंने सही करके नीचे लिख दिया है। ये ऊपर वाला जो गिवन क्वेश्चन में था वो फॉल्स कम्बिनेशन है, फॉल्स रिलेशन है। कम्बिनेशन और परमुटेशन के दरमियान जो असल रिलेशन है वो ये होता है कि के का फैक्टोरियल इसके साथ नहीं आता बल्कि इसके साथ आता है। तो ये देखें सी के साथ कम्बिनेशन के साथ के का फैक्टोरियल आता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन हाउ मैनी वेज कैन सेट ऑफ 6 लेटर्स। अगर आपने पूरे अल्फ़ाबेट से 6 लेटर्स को सिलेक्ट करना है तो उनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, कम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। टोटल हमारे पास n की वैल्यू 26 है टोटल अल्फ़ाबेट्स, और सिलेक्ट कितने करने हैं, 6 करने हैं, तो हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 26 कम्बिनेशन 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ ऑर्डर मैटर्स एंड रेपिटेशन इज़ अलाउड देन विच काउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू सेलेक्ट के एलिमेंट्स फ्राम एस टोटल ऑफ n एलिमेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऑर्डर मैटर करने का लफ्ज़ आ जाए तो हमारे पास परमुटेशन आएगा। तो ये देखें कौन सी काउंटिंग हम इस्तेमाल करेंगे, फिर के परमुटेशन, क्योंकि हमने के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है तो उसकी वजह से इसको परमुटेशन, के परमुटेशन, आपने के कम्बिनेशन ही सिलेक्ट करना क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करवा रहा है और ऑर्डर जो है वो परमुटेशन में मैटर करता है, तो के परमुटेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 9876 इज़। अब हमें ये नंबर्स दे दिए गए हैं, हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। तो ये देखें इसको हम लिख सकते हैं 9 का फैक्टोरियल ओवर 5 का फैक्टोरियल। तो देखें कि इसको मैं आपको प्रूव करके देता हूँ कि ये इसके बराबर कैसे हैं। ये जो नंबर्स हैं इनको हम इस तरह कैसे लिख सकते हैं। तो ये देखें ये जो नंबर्स हैं इनको हम ये लिख सकते हैं, तो इन नंबर्स को हम ये लिख सकते हैं। 9 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें 9876 और 5 का फैक्टोरियल ले जाके बस कर दें, नीचे भी 5 का फैक्टोरियल हमने लिखा हुआ है, यानी कि आपने क्या करना है सिर्फ ऊपर भी 5 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी कर दें। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया है। अब अगर आप 5 के फैक्टोरियल को इससे काट दें तो हमारे पास एक्चुअल आंसर दोबारा हमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर एक्स सेट है 1 2 3 टू कम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स, तो हमने 2 कम्बिनेशन वाले 3 सेट बनाने हैं, 2 कम्बिनेशन जिसमें हम 2 एलिमेंट्स को लेंगे। ऐसे 3 सेट्स बनाने हैं, 3 एलिमेंट्स बनाने हैं। तो वो कौन कौन से होंगे हमारे पास, वो होंगे 1 2 2 3 सॉरी पहला 1 2 फिर 1 3 फिर 2 3। इनके अलावा 2 कम्बिनेशन वाला कोई एलिमेंट और नहीं बनेगा, ये 3 एलिमेंट्स ही बनेंगे। 1 को पहले 2 से, फिर 1 को 3 से, फिर 2 को 3 से। इनके अलावा कोई और नहीं बन सकता। हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर व्हेन अ फेयर कॉइन इज टास्क्ड 4 टाइम्स। अगर किसी कॉइन को आपने 3 दफ़ा टास्क किया है या 3 जो है हमारे पास कॉइन्स उनको हमने टास्क किया है, या एक ही कॉइन को 3 दफ़ा या 4 दफ़ा हमने टास्क किया है, तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो उनका नंबर हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, वो होता है 2 की पावर नंबर ऑफ टास्क, ठीक है। अब हमने 4 दफ़ा टास्क किया तो 2 की पावर 4, अगर 3 दफ़ा किया होता है तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 4 16 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है -2 का फैक्टोरियल अनडिफाइन है। माइनस के जो फैक्टोरियल्स होते हैं उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारे पास k की वैल्यू 10 है और n की वैल्यू 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज यूजिंग k सिलेक्शन। तो k सिलेक्शन का मैंने आपको फार्मूला पीछे भी बताया था, n + k - 1 k। तो ये n की वैल्यू
टू, के की वैल्यू 10 माइनस 1 10, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 10 आ, ये 11 आ जाएगा, नीचे 10 ही आ जाएगा, तो ये 11C10 आ गया। तो 11C10 11 के ही बराबर होता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा, अगर आप इस तरह लिख सकते हैं ना कि अगर आपके पास C65 है, यानी ऊपर एक बड़ा है नीचे एक छोटा नंबर है, तो आप इसको बड़े नंबर के बराबर लिख सकते हैं, तो इसका आंसर बड़ा नंबर आ जाएगा। तो यही रूल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि अगर 11C10 है तो आप ऊपर वाला नंबर इसका आंसर आ जाएगा जो बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर 11 था, तो 11 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि ए बिट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस। ट्रू है, जो हम कंप्यूटर में बिट इस्तेमाल कर, बिट क्या होती है, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है, 0 और 1 की, तो वो बिट जो है 1 बाइट, ठीक है, वो इसी तरह 0 और 1 से बनती है, ठीक है, तो वो ट्रू है, ठीक है। NC0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये आपने याद रखना है कि अगर नीचे 0 आ जाए और ऊपर कोई नंबर आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 पीपल बी सीटेड ऑन 6 अवेलेबल सीट्स। आपने सिंपल क्या करना है, जितने भी आपको लोग दिए गए हैं और अगर उतनी ही आपको सीटें दी गई हैं तो आपने उन नंबर्स का फैक्टोरियल ले लेना है। तो यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल लेंगे तो वो हमारे पास 6 5 4 3 2 1 1 पे जाके बस करते हैं, तो 6 720 इसका आंसर आ जाएगा। अगर लोग भी उतने हैं और कुर्सियाँ भी उतनी हैं तो आपने सिर्फ फैक्टोरियल ले लेना है उस नंबर का। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड कमेटी। ये एक हमारे पास वर्ड है कमेटी, इसके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है टोटल नंबर्स और जो रिपीटेड नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखें टोटल नंबर्स इसमें 9 है और MT और MT और E ये दो दो दफ़ा रिपीट कर रहे हैं। टोटल नंबर्स ऊपर 9 का फैक्टोरियल और नीचे जो नंबर रिपीट कर रहे हैं उन उतने का फैक्टोरियल। अब M भी 2 दफ़ा रिपीट कर रहा है तो 2 का फैक्टोरियल, T भी 2 दफ़ा रिपीट कर रहा है तो 2 का फैक्टोरियल, E भी 2 का फैक्टोरियल। तो इसको सिर्फ हमने रिप्रेजेंट करना था। सम रूल इन टर्म्स ऑफ सेट्स इन्वॉल्व विथ सेट ऑपरेशन। जो सेट ऑपरेशन में सम का रूल होता है वो हम यूनियन से डिफाइन करते हैं और जो प्रोडक्ट का रूल होता है वो हम इंटरसेक्शन से डिफाइन करते हैं सेट थ्योरी में। ये आपने दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने 8 कम्बिनेशन 3 फाइंड करना है, यानी 8C3 फाइंड करना है। उसका फार्मूला मैंने बता दिया है। फार्मूले में वैल्यूज़ n की फैक्टोरियल की जगह पे 8 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, n माइनस r हमारे पास 5 का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। तो 8 के फैक्टोरियल को आप 5 के फैक्टोरियल तक लेके जाएँ, 5 का फैक्टोरियल इससे कट जाएगा और ऊपर 8 7 6 और नीचे 3 के फैक्टोरियल को हम 6 लिख सकते हैं। तो 6 से भी कट जाएगा तो इसका जवाब 8 7 8 7 56 56 आ जाएगा, ठीक है। 56 इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन फार्मूला मैंने बता दिया आपको। इन हाउ मैनी वेज अ स्टूडेंट कैन चूज अ कोर्स फ्राम 2 साइंस कोर्सेज, 3 लिटरेचर कोर्सेज एंड 5 आर्ट कोर्सेज। तो ये एक आई थिंक ये कोई इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है, ये आप खुद एक दफ़ा सर्च कर लीजिएगा। और लेकिन इसका आंसर 30 वेज में कि कोई स्टूडेंट जो है वो 2 साइंस कोर्सेज उसने उनकी चूज़ फॉर्म तो दे दिया कि इतने इतने चूज़ कर सकता है, लेकिन टोटल नंबर नहीं दिया कि कितने में से उसने चूज़ करना है, वो नहीं क्वेश्चन में गिवन था। तो आप इसको एक दफ़ा खुद भी सर्च कर लीजिएगा। लेकिन इसका आंसर अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 2 साइंस कोर्स, 3 लिटरेचर कोर्स और 5 आर्ट कोर्सेज का क्वेश्चन हो तो आपने उसका 30 वेज में आंसर लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज़ द मैथमेटिक्स ऑफ काउंटिंग एंड अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो कम्बिनाटोरिक्स जो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है कम्बिनाटोरिक्स, उसमें हम चीज़ों को काउंट करते हैं और अरेंज करते हैं, जिसमें हम कम्बिनेशन और परमुटेशन के टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ 3 बिट स्ट्रिंग दैट कंटेन एग्जैक्टली 3 zeros इज। तो अगर आपके पास 3 बिट है तो आपने 2 की पावर 3 कर देनी है। अगर आपके पास 4 बिट है कोई स्ट्रिंग, 2 की पावर 4, सिंपल आपने 2 की पावर में लिख देना है उसको, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन डिवीजन एल्गोरिदम द प्री कंडीशन इज Q एंड R नॉन नेगेटिव इंटीजर। कोई भी डिवीजन एल्गोरिदम अगर है तो उसकी जो प्री कंडीशंस है, यानी कि जो स्टार्टिंग कंडीशंस है उसकी, वो आपने क्या लेनी है कि Q और R आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है, मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव नंबर्स वो होते हैं जो कि ग्रेटर देन
और इक्वल टू 0 होते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। द मेथड ऑफ लूप इनवेरिएंट इज़ बेस्ड ऑन, जो लूप इनवेरिएंट का मेथड है वो किस पे बेस करता है, वो मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस करता है। इफ़ n इज़ एन ऑड इंटीजर देन n की पावर 3 प्लस n इज़ इवन नंबर। फ़र्ज़ करें कि अगर n हमारा एक ऑड नंबर है तो इसका आंसर हमेशा इवन नंबर आएगा। आप देखें कि ऑड नंबर हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें 3, 3 हमने n की वैल्यू 3 ली तो 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 और प्लस 3 30, तो 30 ये कि इवन नंबर है, ठीक है। द डैश ऑफ अ प्रेडिकेट वेरिएबल इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज दैट में बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ वेरिएबल। तो डोमेन, प्रेडिकेट की डोमेन, ठीक है, जो मैंने आपको प्रेडिकेट बताया था उसकी एक डोमेन होती है। डोमेन में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो सारी वैल्यूज़ होती हैं जो हम उस यानी अगर फ़र्ज़ करें x ग्रेटर दैन 3 है, ठीक है, x ग्रेटर दैन 3 है तो इसमें इसकी जो डोमेन होगी वो 4 से लेकर 4 क्लोज्ड इंटरवल और इन्फिनिटी तक होगी। यानी कि हम इसमें 4 से बड़े तमाम नंबर्स डाल दें तो ये हमारे पास प्रेडिकेट जो है वो ट्रू रहेगा, स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन होती है, ठीक है। इसमें तमाम सेट ऑफ वैल्यूज़ होते हैं जो हम इस वेरिएबल x की जगह पे प्लेस कर सकते हैं। What is the probability of the number of one head when two fair coins are tossed? तो 2 कॉइन्स को आपने टॉस किया है तो उसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें 1 हेड आए, ठीक है, जिसमें एक हेड आए। तो जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो ये सैम्पल स्पेस बनती है, या तो दोनों हेड आ सकते हैं या दोनों टेल आ सकते हैं, या एक हेड आ सकता है एक टेल आ सकता है, या एक टेल आ सकता है या एक हेड आ सकता है। तो आपने जिसमें एक हेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, इनमें एक एक हेड आ रहा है ना, तो उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल हमारे पास 4 है, 4 को हमने नीचे लिख दिया और जिनकी फाइंड करनी है 2 उनको ऊपर लिख दिया, तो इसका आंसर 1/2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है ए रैंडम वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड अ चांस वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को हम चांस वेरिएबल भी बोलते हैं। देयर आर 4 बस लाइन्स बिटवीन एक्स एंड वाई एंड 5 बस लाइन्स बिटवीन वाई एंड जेड। द नंबर ऑफ वेज कैन ट्रैवल फ्राम एक्स टू जेड। तो एक्स से जेड तक जो है वो दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो ये जो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया था, देखें कि इसमें एंड आ गया ना, पहले एक्स और वाई, ठीक है, एंड, ठीक है, 4 लाइंस हैं हमारे पास एक्स और वाई के दरमियान और 5 लाइंस हैं वाई और जेड के दरमियान। ये जो एंड आया है ना, इस वजह से 4 और 5 को हम मल्टीप्लाई करके 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि अगर दरमियान में एंड आ जाए, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। एल्गोरिदम इज़ द मोर जनरल टर्म इन दैट द टर्म प्रोग्राम रेफर्स टू अ पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो एल्गोरिदम है वो एक बहुत जनरल टर्म है। अगर हम एज़ कंपेयर करें प्रोग्राम एक जनरल टर्म नहीं है। एल्गोरिदम एक जनरल टर्म है जो हम जर्नल जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, और अगर हम किसी पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे हम प्रोग्राम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, एल्गोरिदम कम इस्तेमाल करते हैं। ए बॉय हैव 5 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स। एक लड़के के पास 5 सुरख और 7 नीली बॉल्स हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ए बॉल चूजन फ्रॉम द बॉय इज़ रेड। तो आपने टोटल कितनी बन गई, 5 और 7 12, और रेड कितनी है 5, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 5/12 होगी। टोटल नीचे आपने टोटल लिख देना है 12, और रेड की आपने फाइंड आउट करनी है। तो रेड हमारे पास 5 है, उसको आप ऊपर लिख दें तो 5/12 आ गया। इसका आंसर 5/12 है। तो ये आंसर हमने लिख दिया 5/12। हाउ मैनी इंटीजर्स फ्राम 1 to 1002 आर मल्टीपल ऑफ 4। तो आपने फाइंड आउट करना है कि 1 से लेकर 1002 तक कितने ऐसे इंटीजर हैं जो कि 4 पर डिवाइड होते हैं या 4 के मल्टीपल हैं। तो नंबर ऑफ मल्टीपल किसके बराबर होगा, ये फ्लोर फंक्शन n/4, फ्लोर फंक्शन लेंगे n/4 का। तो n यहाँ पे हमारे पास टोटल जो 1002 है, n की वैल्यू वो है 1002/4 आ जाएगा। ये हमारे पास मिलेगा 250.5। तो 250.5 का हमारे पास जो फ्लोर फंक्शन होता है वो इससे नीचे वाला जो इंटीजर होता है, तो इससे नीचे वाला इमीडिएट नीचे वाला इंटीजर 250 है। तो हमारे पास 250 ऐसे इंटीजर होंगे जो कि 4 के मल्टीपल होंगे 1 से लेकर 1002 के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल देन ई ऑफ अल्फ़ा एक्स किसके बराबर होगा। अल्फ़ा को हम कांस्टेंट के तौर पर बाहर निकालेंगे और ये ई इंटू एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा सेट इज़ 4
देन वैल्यू ऑफ वेरिएंस इज। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अगर आप उसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है। तो 4 स्टैंडर्ड डेविएशन है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वेरिएंस की वैल्यू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ एन ऑफ वी इज इक्वल टू 100, किसी वी सेट के एलिमेंट्स जो हैं यू सेट के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 100 है और ए सेट के एलिमेंट्स 25 हैं, तो जो ए के कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे आप 100 में से 25 को माइनस कर दें, क्योंकि जो ए कंप्लीमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, यू माइनस ए के। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, यू के एलिमेंट्स को माइनस कर दें ए के, तो ये 75 आ जाएगा, 75। इन विच कंट्री सेंचुरी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज फर्स्ट डेवलप्ड। तो ये आंसर मैं मुझसे गलत लगा था, ये बाद में मैंने सर्च किया था, ये 17th सेंचुरी है, 1632 इस तरह के कुछ हमारे पास डिफरेंट जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को डेवलप किया था। 17th सेंचुरी में आपने इसको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पेयर ऑफ वर्टेक्स इज कॉल्ड, ठीक है, एन एज। अगर दो वर्टेक्स हैं ए और बी, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम एज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इन फॉलोइंग ग्राफ हाउ मैनी सिंपल पाथ्स आर देयर। तो ये जो गिवन ग्राफ है इसमें 3 सिंपल पाथ हैं। ये देखें, एक तो आप सीधा गुजर जाएं ये इस तरह करके, यानी V1 से लेकर V4 तक आपने जाना है, तो इसके कितने पाथ है, 3 पाथ है। एक तो ये सीधा पाथ है, फिर एक यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो 1 2 3 पाथ हैं। ठीक है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये देखें ABCD, ये अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 2 ही कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं, तो जिसमें दोनों बराबर हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अ सर्किट दैट कंटेन्स ऑफ अ सिंगल वर्टेक्स इज कॉल्ड ट्रिवियल। ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक वर्टेक्स है उसको हम ट्रिवियल सर्किट बोलते हैं। द डिग्री ऑफ ABCDE इज गिवन ग्राफ। इस ग्राफ में ABCDE के आपने डिग्री को फाइंड आउट करना है। तो डिग्री क्या होती है, जितने एज उससे मिल रहे हैं। ये वर्टेक्स ए है, इसके साथ कितने एज मिल रहे हैं, एक ये वाला एज, ठीक है, ये ए वर्टेक्स है, ये एक ये एज और एक ये एज, तो इसकी डिग्री 2। बी की कितनी डिग्री है, इसके साथ 3 मिल रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3। सी की कितनी है, हमारे पास 1 है, सी हमारे पास ये है तो इसके साथ सिर्फ एक एज है। डी की कितनी है, 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये डी है। ठीक है, तो 2, और ई जो है, ई के साथ कोई भी नहीं है तो 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि 1 10 to 10 स्क्वायर 10 की पावर 3 10 की पावर 4 इज द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस ये होता है कि अगर, बल्कि सीक्वेंस की हम आगे डेफिनेशन, सीक्वेंस जो होता है एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, या सीक्वेंस को हम एक फंक्शन बोलते हैं जिसका जो डोमेन होता है वो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है और रेंज हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर्स का सेट होती है। फॉर एग्जांपल के अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें एक सीक्वेंस हमें दिया गया है AN इज़ इक्वल टू 1/n, ये एक सीक्वेंस है। इसमें हम n की जगह पे नेचुरल नंबर्स डालते जाएंगे और हमें नतीजे के तौर पर रियल नंबर्स मिलते जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन है जो कि जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स है और रेंज उसकी रियल नंबर्स है। तो ये भी डिफाइन कर सकते हैं और सीक्वेंस को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक एलिमेंट्स की लिस्ट है स्पेसिफिक ऑर्डर में। ठीक है, कि कोई वो स्पेसिफिक ऑर्डर में होनी चाहिए। जिस तरह के देखेंगे, ये देखें, ये हमारे पास अगर ये सीक्वेंस है 2 4 6 8, तो ये इवन नंबर्स का सीक्वेंस है। इसमें हमें एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं कि यानी 2 2 के गैप से चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसमें कोई ऑर्डर हो, जिसमें कोई रूल हो कि ये अगला नंबर इस वजह से आ रहा है, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 3 टाइप्स होती हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कौन सा होता है, जिसमें हम अगली टर्म जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करने से मिलती है। ये देखें, ये हमारे पास पहली टर्म हमें पता थी 1 और दूसरी टर्म 10 है, तो इसका मतलब ये है कि 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें अगली टर्म मिल गई। अब 10 को हमने जब अगेन 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 10 स्क्वायर मिल गया। 10 स्क्वायर को जब हमने अगेन मल्टीप्लाई किया तो हमें 10 पावर 3 मिल गया। तो एक जो स्पेशल नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
वो उसको हम कॉमन रेशो बोलते हैं और उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन रेशो बोलते हैं हम, पिछली टर्म को कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करें तो अगली टर्म हमें मिल जाती है। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमें मिलता है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेशन का जो फार्मूला होता है वो समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सीक्वेंस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि ये लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट एलिमेंट्स होती है स्पेसिफिक आर्डर में, जिसमें कोई ना कोई आर्डर को हम फॉलो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। तो आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने सब्र के साथ और मुस्तकिल इसको देखा, कांस्टेंट देखा, ठीक है। लंबी वीडियो है तो मैंने भी देखेंगे ये 1.5 घंटे की वीडियो वंस टाइम में रिकॉर्ड कर दी है। अल्लाह का शुक्र है कि इतना जो है वो अल्लाह ताला ने ताकत दी है कि ये बोल कर और कोई भी दरमियान में वक्फ़ा नहीं लिया तो आप तक पहुंचाई है। आपका भी काम ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपने, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इन चीज़ों पे, बोलना, रिकॉर्ड करना, तैयार करना, चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और देखें कि आपकी हम कितनी हेल्प आउट कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना है आपने। तो लास्ट जो एमसीक्यूज़ है वो हम पढ़ते हैं। इफ़ अ सीक्वेंस इज़ डिफाइंड बाई ए के इज़ इक्वल टू, अगर कोई सीक्वेंस हमने इस तरह डिफाइन किया है तो A2 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल आपने क्या करना है, K की जगह पे 2 पुट कर दें तो यहाँ पे A2 आ जाएगा, ये K की जगह पे 2 आया, ये 2+1 आ गया तो 2/3 आ गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट MTI 202 का ख़त्म हो गया। तो लास्ट पे भी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। जो भी कोई फाइल्स वगैरह का पूछता है ना, उसको ये वीडियो लाजमी दे दें। और सब्जेक्टिव पार्ट भी इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी मिल जाएगा, वो भी आपने लाजमी देखना है क्योंकि उसके बगैर कंप्लीशन आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, इसी तरह हम आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।